उत्कल देश पर एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। उसकी एक सुंदर, प्रतिभाशाली और बुद्धिमती पुत्री थी जिसका नाम ऐश्वर्या था। ऐश्वर्या सुरीली आवाज की सामग्री और एक बेहतरीन नृत्यांगना होने के साथ साथ उसे वेद ग्रंथों का भी खूब ज्ञान था। ऐश्वर्या को अपने रंग रूप, ज्ञान और गुणों पर काफी गर्व था। 21 वर्ष की होने पर उसके पिता ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे लिए स्वयंवर आयोजित कर रहा हूँ। उसमें देश भर से राजाओं, राजकुमारों को आमंत्रित किया जाएगा। जिसे तुम चाहो अपना वर चुन सकोगी। पुत्री ने कहा, पिताजी, मेरा स्वयंवर साधारण नहीं होना चाहिए। जिसे मैं अपना जीवन साथी चुनना चाहती हूँ उसमें एक विशेष गुण हो। वह व्यक्ति एक विशेष व्यक्ति होगा, ऐसा युवा जो सर्वोत्तम से भी बढ़कर हो। महाराज ने कहा, कौन कितना सर्वोत्तम है यह कैसे मालूम पड़ेगा पुत्री? पुत्री ने कहा, इसके लिए हमें विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताएं आयोजित करनी होंगी। सभी प्रतियोगिताएं जीतने वाले को सर्वश्रेष्ठ और उपयुक्त माना जाएगा। उसमें जो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा, जिसमें सभी गुण विद्यमान होंगे, उसी को मैं अपना वर चुनूंगी। तो फिर किस किस तरह की प्रतियोगिताएं होनी चाहिए? पिताजी, तीरंदाजी, गायन, नृत्य कला, शास्त्र ज्ञान और सौंदर्य। ठीक है ऐश्वर्या, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही मैं रतन से बोल देता हूँ। वह स्वयंवर की सारी व्यवस्थाएं करनी अभी से शुरू कर दे। रतन राज्य के मंत्री का पुत्र था। ऐश्वर्या और रतन दोनों एक साथ पले और बढ़े थे। किसी को भी मालूम नहीं था कि रतन मन ही मन ऐश्वर्या को पसंद करता है। वह जानता था कि ऐश्वर्या से विवाह करने की अपनी अभिलाषा को वह कभी व्यक्त नहीं कर सकता। अब वह ठहरा एक मंत्री का बेटा और ऐश्वर्या इतने बड़े देश के राजवंश की राजकुमारी है। 6 महीने बाद प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो गईं। दूर देश से राजा, महाराजा, राजकुमार और राजसी पुरुष इसमें भाग लेने पहुंचे। सभी प्रजावासियों ने एक एक प्रतियोगी की प्रतिभाओं को देखा। हफ्ते भर ये प्रतियोगिताएं चलती रहीं और 8वें दिन परिणाम घोषित किए गए। कोई भी राजा या राजकुमार स्पष्ट विजेता नहीं बन पाया। कौशल का राजकुमार कामदेव सबसे सुंदर था तो उल्लासनगर का राजकुमार प्रकृति गायन में प्रवीण था। कीर्तिनगर के नित्यानंद ने नृत्य में अपना लोहा मनवाया था तो कांचीपट्टनम के पराक्रम सर्वोत्तम तीर अंदाज घोषित किए गए थे। शास्त्र ज्ञान में सरस्वतीपुर के ज्ञानचंद्र विजयी रहे। अब ऐश्वर्या सोच में पड़ गई। वह सोचने लगी कि इन सब में अलग अलग गुण विद्यमान हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें सर्वोत्तम गुण विद्यमान हो। उसने पिताजी से कहा, अब क्या होगा पिताजी? कैसे मैं विजयी पुरुष को चुन पाऊंगी? पिताजी ने कहा, पुत्री, इन्हीं में से तुम्हें अपना वर चुनना है पुत्री। लेकिन कैसे पिताजी? मैं तो चाहती थी मेरा वर सर्वश्रेष्ठ से भी बढ़कर हो, परंतु ये प्रतियोगी तो केवल एक गुण में निपुण है। तब महाराज ने कहा, पुत्री, मैं चाहता हूँ कि इन 5 युवकों को यहाँ कुछ और दिन अतिथि के रूप में रहने दो। शायद यह सामने आ जाए कि इनमें से कौन ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। राजा ने पुत्री को सलाह दी। इस तरह 5 राजकुमार महल में कुछ दिन और रह गए। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए वे हर संभव प्रयास करने लगे। सूर्य की पहली किरण के साथ ऐश्वर्या को प्रकृति की मधुर आवाज रोमांचकारी गीत सुनने को मिलती। वह नीचे बगीचे में खड़ा गा रहा होता था। जैसे ही वह नीचे आती तो राजसी वेशभूषा में सजा धजा कामदेव राजकुमारी के समक्ष अपना प्रणय निवेदन रखने के लिए खड़ा रहता। उसके बाद ज्ञानचंद राजकुमारी के साथ वेदों और उपनिषदों पर विचार विमर्श करना शुरू कर देता था। फिर पराक्रम भी कहाँ इन सबसे पीछे रहता। वह भी राजकुमारी को अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन दिखाता। शाम के समय जब वह अपने कक्ष में आराम कर रही होती तो नित्यानंद उसे नृत्य कक्ष में अपना शास्त्रीय नृत्य दिखाने के लिए
बुला लिया करता था। जैसे जैसे ऐश्वर्या उनके साथ समय बिता रही थी, वैसे वैसे उसकी उलझनें और बढ़ती जा रही थीं। किससे विवाह करे, इस प्रश्न का उत्तर तलाश पाना स्वयं उसके लिए कठिन हो गया। वह दुविधा में पड़ गई। उसने सोचा चल के रतन से इस दुविधा का निवारण किया जाए। यही सोचकर वह रतन के पास पहुंची। उसने रतन से सारी दुविधा का कारण बता दिया। रतन ने कहा, राजकुमारी, मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। राजकुमारी ऐश्वर्या, यह निर्णय आपको ही लेना होगा। रतन विनम्रता पूर्वक बोल पड़ा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या चाहती हूँ मुझे नहीं पता। अपना सिर झुकाकर रतन बोला, विवाह के लिए आप किसी व्यक्ति को तलाश रही हैं या किसी गुण विशेष को? स्वाभाविक है, किसी व्यक्ति को ही तलाशूंगी, राजकुमारी ने चिढ़कर कहा। तो फिर आप पर गुड़ की धुन क्यों सवार है? इस चक्कर में आप वर को भूल रही हैं। सुंदर युवा, उत्कृष्ट नर्तक, कुशल धनुर्धर, प्रतिभाशाली गायक और शास्त्र ज्ञाता होने से पहले वे कैसे व्यक्ति हैं, क्या आपने यह जानने का कभी प्रयास किया? रतन ने अपनी बातों को मजबूती से रखा। ऐश्वर्या हैरान थी। उसने सोचा नहीं था कि रतन उसके बारे में इतनी गहराई से कभी सोचता भी होगा। इससे पहले वह कुछ कहती, रतन चला गया। रतन के कहे शब्द रात भर राजकुमारी के दिमाग में गूंजते रहे। अगले दिन मौसम बहुत सुहावना था। पांचों राजकुमार और राजकुमारी ऐश्वर्या दक्षिण के जंगलों के भ्रमण के लिए निकल पड़े। रतन भी उनके पीछे पीछे निकल पड़ा। वह भूल गई थी कि उनके साथ सुरक्षा कर्मी नहीं है। ऐश्वर्या राजकुमारों से बातें करती चली जा रही थी। इसी बीच समय कैसे बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। तभी रतन रुका और बोला, अब हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन क्यों? कामदेव ने पूछा। अंधेरा होने वाला है, हमें समय से राजमहल लौट जाना चाहिए। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा रतन? नित्यानंद ने हंसते हुए कहा। तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। पराक्रम बोल उठा। हाँ हाँ, हम हैं ना तुम्हारे साथ। ज्ञानचंद्र ने भी उन सब की बातों में हामी भर दी। उन्हें अनदेखा करते हुए रतन बोला, ऐश्वर्या, महल से निकले 3 घंटे से अधिक समय हो चुका है। महाराज चिंता कर रहे होंगे। जंगल के इस इलाके में बाघ रहते हैं। हमारे पास शस्त्र भी नहीं है। आओ वापस चलें। रतन के निवेदन को अनसुना करते हुए ऐश्वर्या चलती रही। पांचों राजकुमार तिरस्कारपूर्ण नजरों से रतन को देखते हुए राजकुमारी के संग हो लिए। उन पर ध्यान न देते हुए रतन भी उनके पीछे चलने लगा। अचानक एक जोरदार दहाड़ सुनाई पड़ी। सब रुक गए। कुछ ही कदमों की दूरी पर एक खतरनाक बाघ खड़ा था। ऐसा बाघ ऐश्वर्या ने कभी नहीं देखा था। वह ऐश्वर्या को घूरने लगा और उस पर गुर्राने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ करता, रतन राजकुमारी के आगे आकर खड़ा हो गया। बाघ ने रतन पर नजर गड़ा दी। रतन बोला, भागो ऐश्वर्या, भागो। बाघ भूखा है। जब तक मैं इसे रोक सकता हूँ रोकूंगा। आप भाग जाओ। हाँ, आओ ऐश्वर्या, सैनिकों को बुला लाते हैं, कामदेव ने कहा। मैं रतन को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ऐश्वर्या बोल पड़ी। अरे, हम छोड़कर थोड़े जा रहे हैं, मदद मांगने ही तो जा रहे हैं। नित्यानंद के मुंह से बड़ी मुश्किल से बोल निकल पा रहे थे। बाघ हमें कच्चा खा जाएगा। भागो ऐश्वर्या, पराक्रम चिल्लाया। रतन को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी, राजकुमारी बोल रही थी। लेकिन हम तो जान बचाएंगे, ज्ञानचंद बोला और सभी वहां से भाग खड़े हुए। रतन एक फुर्तीला और हष्टपुष्ट युवक था। जैसे ही बाघ रतन की ओर बढ़ा, रतन बाघ की पीठ पर झपट पड़ा। अपनी मजबूत भुजाओं का फंदा बनाकर उसे बाघ की गर्दन को जकड़ना चाहा। बाघ ने उसे फेंकने के भरसक प्रयास किए, लेकिन रतन डटा रहा। तभी बाघ की जोरदार चीख निकली और वह शांत पड़ गया। ऐश्वर्या ने पलटकर देखा, सुरक्षा कर्मी पहुंच चुके थे। उनके चलाए तीरों से बाघ धराशायी हो चुका था। रतन उठ खड़ा हुआ। बाघ ने उसे कई चोटें पहुंचाई थी,
लेकिन वे गंभीर नहीं थी। ऐश्वर्या दौड़कर रतन के पास पहुंची और उसका हालचाल पूछने लगी। सुरक्षा कर्मी बोला, महाराज आप लोगों के लिए चिंतित हो रहे थे और उन्होंने हमें आपको तलाशने के लिए भेज दिया था। रास्ते में वे 5 राजकुमार हमें मिले और उन्होंने हमें बताया कि आपकी जान खतरे में है और इस तरह हम आपके पास पहुंच पाए। अगले दिन ऐश्वर्या रतन से मिलने पहुंची और कहा, कैसे हो तुम रतन? मैं तुम्हें अपना निर्णय बताने आई हूँ। अच्छा, तो किसे चुना है आपने? गायन, नर्तक, धनुर्धर, शास्त्र ज्ञाता या फिर वह सुंदर युवक? रतन ने उत्कृष्टता से पूछा। नहीं, इनमें से कोई मेरा पति बनने के योग्य नहीं है। मैंने ऐसे व्यक्ति को चुना है जो अपने से अधिक मेरे जीवन को महत्व देता है। रतन ने सिर उठाकर ऐश्वर्या के चेहरे की ओर घूरकर देखा। क्या आप सच कह रही हैं राजकुमारी? हाँ, मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में चुना है। अब मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहती हूँ। मुझे अपनी जीवन संगनी स्वीकार करोगे? ऐश्वर्या, मैंने सदा आपको दिल से चाहा है। मुझे अपने योग्य समझकर आपने मुझे दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान बना दिया है। 1 माह के पश्चात ऐश्वर्या और रतन का विवाह हुआ। इस भव्य आयोजन में सौंदर्य की प्रतिमा ऐश्वर्या और प्रशंसित रतन को देखकर उत्कल वासियों ने वर वधू की खूब वाहवाही की और ढेरों मनोकामनाएं दी।